हमने जो है एम्बेडिंग को कंप्लीट कर लिया था और एम्बेडिंग जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। एक्चुअली एम्बेडिंग में क्या होता है कि वो जो है हर वर्ड को जो है एक नंबर या एक वेक्टर असाइन कर देता है। नंबर्स का वेक्टर होता है वो। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो सिमिलर नेम या सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका एक ही वेक्टर तकरीबन होता है। तो यहाँ पे जो है इसमें रिलेशनशिप्स भी जो है आपको कुछ नज़र आती हैं। जैसे मैंने जो बताया था कि किंग में से अगर मेल को माइनस करके फीमेल ऐड कर दें तो वो क्वीन बन जाएगा। ठीक है जनाब। किंग में से अगर मेल को माइनस किया और फीमेल ऐड किया तो किंग में से मेल माइनस कर दिया तो अब किंगनेस तो उसके अंदर है लेकिन मेल नहीं है। हम उसमें फीमेल ऐड कर देंगे तो वो फीमेल बन जाएगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स आपको जो है एम्बेडिंग में नज़र आते हैं। एम्बेडिंग का फ़ायदा ये होता है और ख़ास तौर पर जब हम प्री ट्रेंड मॉडल्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर ट्रेन होता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब हमने बात शुरू करनी थी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ये फ़ायदा है, अनलाइक जो हमारे नॉर्मल डेंस न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं या आर्टिफिशियल फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं जिसमें जो है हर लेयर जो है अपनी पिछली लेयर के न्यूरॉन्स के साथ जो है फुली कनेक्टेड होती है और इसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जो न्यूरल नेटवर्क अभी तक आप लोगों ने देखा है इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। ऐसा डेटा जिसमें जो है करंट डेटा पास डेटा पे डिपेंड कर रहा हो या टाइम सीरीज डेटा जिसको हम कहते हैं। तो टाइम सीरीज डेटा जो है उसकी हैंडलिंग के लिए हमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स या हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जो देखे थे चैप्टर नंबर 5 में, उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि दे डोंट हैव एनी मेमोरी। मेमोरी नहीं है उसमें। तो जो डेटा वो देख चुका है उसको याद नहीं रखता कि जो है मैंने जो है अभी किस तरह का डेटा देखा है। तो टाइम सीरीज डेटा में तो यही होता है कि जो पास्ट में ट्रेंड होता है उसकी बेस पे जो है फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह का डेटा जो है हम डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क से हैंडल नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के ऊपर हम बात करें तो एनएलपी जो है उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। एक जुमला जो होता है उसमें हमें ये देखना होता है कि जुमले में अभी तक क्या आ चुका है। उसकी बेस पे हम ये भी काबिल होते हैं कि हम बता सकें कि अगला वर्ड जो है प्रेडिक्ट किया जा सके क्या होगा अगला वर्ड। तो इस इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू व्हाट इट हैज़ सीन सो फार, जो इंफॉर्मेशन इसने अभी तक देख ली है उसके बारे में कुछ हद तक जो है वो एक स्टेट मेंटेन करता है। वो स्टेट डिस्क्राइब कर रही होती है कि इसने अब तक क्या देख लिया है। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ एन इंटरनल लूप। उसके अंदर एक इंटरनल लूप होता है, यानी उसने पास्ट में क्या डेटा देखा है उसकी बुनियाद पे वो जो आउटपुट कर रहा होता है वो फीडबैक हो रहा होता है एज इनपुट। यानी एक तो इसके पास अपना इनपुट आ रहा है जो टेक्स्ट है या जो टाइम सीरीज डेटा है वो इनपुट के तौर पर आ रहा है। साथ साथ जो ये आउटपुट कर रहा है ये भी जो है इसको फीडबैक के तौर पर मिल रहा है। यानी इसका आउटपुट जो होता है वो अगले स्टेप में जो है इनपुट भी बन जाता है। ये आउटपुट एक तरह की स्टेट के तौर पर काम कर रहा होता है, एक तरह की याद दहानी है या एक तरह की निशानदही है कि तुमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में एक तो आपके पास इनपुट होता है और साथ साथ जो लास्ट आउटपुट होता है वो भी इनपुट के तौर पर जाता है जिसको हम रिकरेंट कनेक्शन भी कहते हैं।
अच्छा, यही चीज़ जो है इन्होंने सूडो कोड की फॉर्म में बताई है कि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। वो इस तरीके से काम कर रहा होता है कि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है, ये इनपुट ले रहा होता है जो भी टेक्स्ट है या जो भी टाइम सीरीज डेटा है। मिसाल के तौर पर हमें आज जो टेम्परेचर है उसकी बुनियाद पे प्रेडिक्शन करनी है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो मैंने इनपुट लिया टेम्परेचर, और साथ साथ मैंने ये भी इनपुट लिया कि जो लास्ट प्रेडिक्शन थी बारिश के बारे में वो भी मैंने इनपुट लिया, और मैंने अगले दिन की प्रेडिक्शन की कि अगले दिन बारिश होगी या नहीं होगी। उसके बाद मैं अब और आगे की प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो अभी प्रेडिक्शन की है वो भी इनपुट के तौर पर जाएगी कि मैंने बारिश के बारे में क्या पेशेंगोई की है और टेम्परेचर क्या है, उसकी बुनियाद पे मैं उसके अगले दिन की प्रेडिक्शन करूँगा। तो जनाब, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास एक तो टेम्परेचर के इनपुट के तौर पे जा रहा है, और साथ साथ ये भी इनपुट के तौर पर जा रहा है कि मैंने आखिरी जो पेशेंगोई की थी बारिश के बारे में वो भी इनपुट के तौर पर जाएगा। ठीक है, उसकी बुनियाद पे अगले दिन की प्रेडिक्शन होगी जो कि आउटपुट होगा, और यही आउटपुट अगले स्टेप में स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेट कह लें या लास्ट आउटपुट कह लें, एक ही बात है। तो जो भी इनपुट सीक्वेंस है यहाँ पे, ये एक लूप लगाया मैंने, इनपुट सीक्वेंस यानी जो लास्ट, जो कि मेरे पास डेटा है जिसकी बुनियाद पे प्रेडिक्शन करनी है वो इनपुट, और साथ साथ जो लास्ट प्रेडिक्शन थी वो स्टेट के तौर पर जा रही है। उसकी बुनियाद पे हम जो है अगली प्रेडिक्शन करेंगे। अगली प्रेडिक्शन जो है जो मैंने की है वो अगले स्टेप में जो है वो स्टेट बन जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेट अपडेट हो रहा है आउटपुट के तौर पर। तो ये जो है हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डिटेल्ड सूडो कोड। अब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल डेंस के अंदर तो हमारे पास आउटपुट जो है सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है ना। यहाँ पर जो आउटपुट है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इनपुट पे और दूसरी स्टेट पे। अब इनपुट को हमने कुछ वेट देना है, जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें वेट्स होते हैं जो कनेक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, और साथ साथ हमारा जो स्टेट है हमने उसको भी कुछ वेटेज देना है। तो जनाब आली, यहाँ पर हमने इनपुट के साथ एक वेट अटैच किया है, यहाँ पे वेट्स भी दो हैं, इनपुट के साथ एक वेट अटैच किया है। ठीक है, दो तरह के वेट्स हैं, एक तो इनपुट का वेट और दूसरा किसका वेट है, स्टेट का वेट। ठीक है, दोनों को वेट देना है, दोनों की बुनियाद पे फैसला करना है। अब किसको कितनी अहमियत देनी है, पिछली स्टेट को कितनी अहमियत देनी है और इनपुट को कितनी अहमियत देनी है, ये बात कैसे डिसाइड होगी, ये बात डिसाइड करने के लिए हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम यूज होगा। न्यूरल नेटवर्क जो है इस एल्गोरिथम को, ठीक है जनाब। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अभी करते हैं, कोलैब पे भी करते हैं। ठीक है, इसको समझ लें पहले एक दफ़ा। तो यहाँ पर इस बात को समझ लें कि हमारे पास दो तरह के वेट्स होंगे, एक जो है पास्ट, जो पिछली प्रेडिक्शन जो आई थी, लास्ट आउटपुट जो था वो हमारी स्टेट बन जाएगी, उसको कितना वेट देना है और हमारे इनपुट को कितना वेट देना है ये मशीन लर्निंग के थ्रू डिसाइड होगा। वेट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी ये लर्न करेगा। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क जो है लर्न करेगा। अगर numpy पे इसको इम्प्लीमेंट करें तो numpy पे किस तरीके से काम करेगा, ये numpy पे इस तरीके से काम करेगा कि आपके पास एक इनपुट होगा, स्टेट होगा। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा,
वेट्स होंगे, वेट्स दो तरह के होंगे, कुछ वेट्स होंगे जो इनपुट के होंगे, कुछ वेट्स होंगे जो स्टेट के होंगे। ठीक है, एक को डब्लू कह रहे हैं जो इनपुट के वेट्स, और स्टेट के वेट्स ये मल्टीप्लाई होंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आउटपुट कैलकुलेट होगा। अगला आउटपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है स्टेट बन जाएगा। ठीक है, जो आउटपुट अभी आ रहा है वो अगले स्टेप में स्टेट बन जाएगा, और उसकी बुनियाद पे और इनपुट की बुनियाद पे हमारे फिर आउटपुट कैलकुलेट होगा, फिर वो स्टेट बन जाएगा। इस तरीके से ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं। इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं हम। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। हमने जो है सीक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट बनाना है, सीक्वेंशियल के साथ हमने एम्बेडिंग लगानी है, और एम्बेडिंग ना भी लगाएं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। एम्बेडिंग से जो है काम आसान हो जाता है। और हमने सिंपल आरएनए का एक लेयर लगानी है, उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप इसको चाहे तो स्टैक कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से हम कई डेंस लगाते हैं तो यहाँ पे कई सिंपल आरएनए लगा सकते हैं। और कितने न्यूरॉन्स होंगे? 32 न्यूरॉन्स लगा रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे हमारे पास आपने डेंस के अंदर जो है हमने कई डेंस लगाए थे, तो हर डेंस के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे हमने सिंपल आरएनए के कितने न्यूरॉन्स होंगे हमने ये बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। एम्बेडिंग जो है शुरू की लेयर पे लगती है, बिल्कुल फर्स्ट लेयर पे, और एक ही लेयर काफ़ी होती है, मल्टीपल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको जो है हम एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं किसी एग्जांपल के ऊपर। IMDb डेटा के ऊपर हम इसको चला के देखते हैं। तो मैं बुक से ही कोड ले लेता हूँ। कुछ लेयर्स इंपोर्ट कराएंगे, हमें IMDb का डेटा सेट चाहिए, तो हमने IMDb को इंपोर्ट करा दिया। हमें सीक्वेंस चाहिए, ये तो हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। ठीक है जी, हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स कितने होंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेंटेंस कितना है, और बैच साइज कितना है, ये हमें राइट करनी होगी। ठीक है, डेटा लोड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम फीचर्स यानी हमारे पास हम कितने वर्ड्स को जो है कंसीडर कर रहे हैं IMDb के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये डेटा लोड हो जाएगा IMDb का। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स जो दिए हैं हमने, मैक्सिमम फीचर्स दिए हैं, तो इतने डायमेंशन का हमारा जो है इतने हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे जो हम कंसीडर कर रहे होंगे अपने IMDb के अंदर। यानी एक लाइब्रेरी है IMDb की, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे। किताब में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, हम हर वर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। हम जो है उसमें से कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 ऐसे वर्ड जो कि कॉमन होंगे वो हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, इतने वर्ड्स हमने लोड कर लिए। उसके बाद जो है अगले स्टेप में जो है हम चाहें तो ये भी प्रिंट करा सकते हैं कि हमारे पास कितने कितने सेंटेंसेस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। 25,000 ट्रेनिंग के जुमले मौजूद हैं, 25,000 टेस्टिंग के जुमले मौजूद हैं। अच्छा, ये हम गुज़िश्ता लेक्चर में हम देख चुके हैं
कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पर इनपुट ट्रेन, इसमें से पहला सेंटेंस अगर उठाओ तो पहला सेंटेंस जो है ये इस तरीके से आ रहा है। ये क्या किया है हमने, हर वर्ड को एक नंबर असाइन कर दिया। तो पहले सेंटेंस के अंदर पहला वर्ड आ रहा है, 14वां वर्ड आ रहा है, 22वां वर्ड आ रहा है। अब ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स आपके पास हम IMDb के अंदर से निकाल भी सकते हैं ये वर्ड्स कौन से हैं, और हम इंग्लिश का सेंटेंस जो है बना सकते हैं। ये हम कर चुके हैं पहली पिछली क्लासों में, ठीक है। तो ये हमारे पास जुमला आ गया। अब जुमले में जो है हम देखेंगे, बाद जुमला छोटा होगा, बाद जुमला बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें से तमाम जुमलों को बराबर लेंथ की बनाना चाहेंगे। और कितनी लेंथ की बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया है 500। तमाम जुमलों की लेंथ जो है हम 500 रखेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटेंस और टेस्ट सेंटेंस। अब जो है हम ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। डेंस लेयर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हमारे पास एम्बेडिंग की लेयर है, उसको लोड करना पड़ेगा, और RNN की लेयर है, इसको लोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। मॉडल बनाते हैं, कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम जो है वैसे ही काम कर रहे हैं। एम्बेडिंग लगाई हमने। एम्बेडिंग में हमने बताया कि हमारे पास कितने वर्ड्स हम कंसिडर कर रहे हैं, और हर वर्ड के लिए हम कितनी लेंथ का वेक्टर बना रहे हैं। तो हम इसको एम्बेडिंग करेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। उस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, 32 होगी। सिंपल RNN लगाया हमने। यहाँ पे 32 की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, 64 भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो गए। और आखिर में क्योंकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, IMDb में हम बता रहे हैं कि मूवी पे जो सेंटिमेंट्स हैं, मूवी पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ करेंगे, बिकॉज इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, सीक्वेंशियल जो है हमें डॉट मॉडल्स के अंदर मौजूद है सीक्वेंशियल, कंपाइल करते हैं और फिट करते हैं। RMS क्रॉप जो है ऑप्टिमाइजर रख रहे हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी रख रहे हैं, डेटा देंगे। और यहाँ पे ये भी चाह रहे हैं साथ साथ वैलिडेशन भी हो जाए, तो वैलिडेशन स्प्लिट हमने जो है 0.2 रखा है, यानी 20% डेटा वैलिडेशन के लिए हमने रखा है। तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग भी जो है इसको साथ साथ परफॉर्म कर लें, ठीक है जनाब। आप लोग हैं मेरे साथ? जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। इसको ज़रा एक दफ़ा परफॉर्म कर लें आप लोग भी साथ साथ। आई वुड लाइक कि आप उसको देख लें एक दफ़ा। तो ये 10 ईपॉक्स है। अब इसकी एक्यूरेसी जो है सिंपल डेंस अगर हम यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अभी वैलिडेशन एक्यूरेसी 78% आ गई है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है ये 10 ईपॉक्स के बाद। जब तक कि ये ट्रेनिंग हो रही है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम आती है, एक LSTM की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। जो सिंपल RNN है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है वैनिशिंग ग्रेडियंट की या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, जब हम जो है पास्ट में बहुत बहुत पास्ट का डेटा जो है
उसको मेमोराइज करना चाहें तो वो मेमोराइज नहीं हो पाता। हम बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम करते हैं, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, यानी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में देखना चाह रहे हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारा नेटवर्क ना वैसे भी बड़ा हो, न्यूरल नेटवर्क में बहुत बड़े ज़्यादा लेयर्स हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेयर्स भी होती है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब ग्रेडियंट प्रोपगेट होता है, होता कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारा एरर कैलकुलेट होता है कि अब इस एरर की बुनियाद पे हम यहाँ पे वेट्स को अपडेट करते हैं, ठीक है, उसकी बुनियाद पे पीछे अपडेट कर रहे होते हैं। जो चेन रूल लग रहा होता है, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, डी बाई डी डब्ल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट एरर का, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे चेन रूल के ज़रिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसकी बुनियाद पे यहाँ पे कैलकुलेशन, फिर उसकी बुनियाद पे फर्दर कैलकुलेशन, पूरा चेन रूल लग रहा होता है। इस चेन रूल की वजह से, ये पूरा फॉर्मूला है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, जो ग्रेडियंट है ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव जो निकल रहा है एरर का, ठीक है, ये प्रोपगेट होते होते पीछे जाते जाते हर स्टेप पे फर्दर डेरिवेटिव की कैलकुलेशन हो रही है चेन रूल की वजह से, जाते जाते एरर जो है ना इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, बैक प्रोपगेशन करते करते जो है एरर जो है या तो बहुत छोटा हो जाता है एरर का डेरिवेटिव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे पास एक छोटा नंबर हो और उसको मैं कई बार मल्टीप्लाई करूं, जैसे 0.1 है, 0.1 को अगर मैं 100 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो ये छोटा होते होते 100 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करूंगा, छोटा होते होते क्या हो जाएगा, ये 0 पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर 1.1 है, अगर मैं इसको कई बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये बड़ा होते होते क्या होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा 100 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पे। तो 1 से छोटा नंबर होगा तो छोटा होते होते 0 पे चला जाएगा, 1 से बड़ा नंबर होगा तो बड़ा होते 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 क्या होगा, ये एक्सप्लोड कर जाएगा। ये प्रॉब्लम वैसे ही न्यूरल नेटवर्क के अंदर आती है जब आपके पास नेटवर्क बड़े साइज का होता है। क्या प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क बड़े साइज का होता है तो डेरिवेटिव छोटा होना शुरू हो जाता है, छोटा होते 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 0 पे चला जाता है या एक्सप्लोड कर जाता है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ आरएनएन में भी आती है। आरएनएन में अब हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसने अब पिछले टाइम पे जो वैल्यू थी वो ली थी, ठीक है, और अगले टाइम पे पास कर दी। अब ये बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम हो रही है। ये टाइम जो है, टाइम 0 पे कुछ काम हुआ, फिर टाइम 1 पे काम हुआ, टाइम 2 पे काम हुआ। अब ये लेयर्स नहीं है, ये एक ही न्यूरॉन है लेकिन ये मुख्तलिफ टाइम पे जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरॉन जो है अपने पिछले टाइम का डेटा ले रहा होता है, फिर आगे जब काम होता है तो जो अगली लेयर है वो उससे पिछले का डेटा ले रही होती है, यानी टाइम में पीछे जा रहा होता है। एक ही न्यूरॉन होता है लेकिन वो टाइम में पीछे जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी जो है वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है LSTM हैंडल कर लेता है। अच्छा, ये हमारा ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तकरीबन आखिरी ईपॉक चल रहा है, ठीक है। इसको प्लॉट करके भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। 82% इसकी हिस्ट्री जो है हम प्लॉट करके देख लेते हैं मैटप्लॉटलिब से, ठीक है।
अच्छा, इसका हल क्या होता है? ये मैटप्लॉटलिब को जो है हम इनलाइन कर देते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब की स्किल्स आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्लॉट करना तो आना चाहिए ना। प्लॉट करके देखिए हमें अंदाज़ा क्या हो रहा है। हमारा जो ये ट्रेनिंग का है, ठीक है, एक ट्रेनिंग का डेटा है और एक वैलिडेशन का डेटा है। ये जो डॉट्स में आ रहा है ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है, ठीक है, और जो लाइन आ रही है ये वैलिडेशन की आ रही है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि आपने उस जगह पे रुक जाना है जहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन जो है ये इनके रास्ते अलग अलग होना शुरू हो रहे हैं, उस जगह पे रुक जाना है। यानी ट्रेनिंग और वैलिडेशन की एक्यूरेसी हो या लॉस हो, कुछ भी आप देखना चाह रहे हैं, दोनों जो है, अच्छा दो चीज़ें आ रही है ना, तो दोनों को जो है हम अलग अलग प्लॉट कर लेते हैं। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। एक ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, एक वैलिडेशन एक्यूरेसी है, जहाँ पे इनमें इनकी ये दे आर गोइंग अपार्ट, वी शुड स्टॉप एट दैट पॉइंट। हाँ, अंडरफिट और ओवरफिट मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे जो है इस स्टेप पे ये इनकी राहें अलग अलग होना शुरू हो गई, ठीक है। या इन्हें ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया ट्रेनिंग एक्यूरेसी, और वैलिडेशन एक्यूरेसी गिरना शुरू हो गई इस स्टेप से। यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो ये फासला बढ़ना शुरू हो जा रहा है दोनों के दरमियान, ट्रेनिंग और वैलिडेशन के दरमियान जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अब ये ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है। हमने ऐसी जगह पे रुक जाना है, जैसे ये पॉइंट ईपॉक नंबर 4 जो है मुझे बेस्ट नज़र आता है। ईपॉक नंबर 4 पे जो है ट्रेनिंग और वैलिडेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ से भी देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो फ़र्क है वो कितना आ रहा है। ट्रेनिंग ईपॉक नंबर 4 पे देखें, ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है 88 आ रही है, वैलिडेशन जो है 84 आ रही है, तो 4 का फ़र्क है। ईपॉक नंबर 5 पे 5 का फ़र्क है। जहाँ पे सबसे कम फ़र्क होगा वहाँ पे हमें रुकना चाहिए, अदरवाइज वो ओवरफिट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आई हैव मेड इट क्लियर, ठीक है। तो जनाब मैं बात कर रहा था कि सिंपल आरएनएन जो है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसकी वीक होती है, यानी ये बहुत, अगर एक जुमला है, जुमले में आपने शुरू में कोई बात कही और 2-3 पैराग्राफ के बाद जो है उस बात को रेफ़र किया जा रहा है, तो इस बात को, इस कॉन्टेक्स्ट को आरएनएन समझ नहीं पाएगा। यानी पास्ट में कोई बहुत पुरानी डिपेंडेंसी है एक जुमले के अंदर, यानी टाइम सीरीज़ में भी अगर आप बात करें कि मिसाल के तौर पर हम अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन कर रहे हैं और 1945 में कोई ज़लज़ला आया था क्वेटा में, अब ये कितने साल पुराना है? 60 साल पुराना है। इतने पुरानी डिपेंडेंसी को कैप्चर नहीं कर पाएगा आरएनएन। तो इसके लिए हमें जो है फिर एलएसटीएम की ज़रूरत पड़ती है। एलएसटीएम काम कैसे करता है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपको बुनियादी तौर पर, इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम एन अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो आपको इतनी बात याद रख लें कि एलएसटीएम जो है वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है और इसको इस्तेमाल करना आ जाए आपको, तो यही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है एलएसटीएम के साथ, ठीक है, कि अगर आप बहुत लेयर, डीप लेयर में चले जाएं, लेयर्स डीप हो जाएं, या आप बैक प्रोपगेशन
टू टाइम करें तो हमारा जो नेटवर्क है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को हैंडल नहीं कर पाता। LSTM इस मसले को कैसे हल करता है? LSTM जो है उसमें हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसको कैरी कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत पास्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास कैरी हो रही होती है। अज्यूम करें एक कन्वेयर बेल्ट है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है पास्ट से ट्रैवल करते करते एक ट्रे में चलते हुए आ रही है और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया, ठीक है। ये इनपुट जा रहा है और साथ साथ जो है आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है, उसमें इंफॉर्मेशन भी जा रही है। एक तो आपके पास स्टेट जा रही है, ये स्टेट जा रही है, साथ साथ जो है ये इंफॉर्मेशन जो है कैरी भी हो रही है और ये कहीं और जहाँ पे ज़रूरत है आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक कैरी इंफॉर्मेशन जो है ऐड हो गई है LSTM के अंदर, ठीक है जनाब। तो हमारे पास RNN के अंदर इनपुट होती थी और स्टेट होता था, ये दो चीज़ें इनपुट और स्टेट, इन दोनों की बुनियाद पे हमारा जो अगला आउटपुट है वो कैलकुलेट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास एक और चीज़ ऐड हो गई है जिसको हम कह रहे हैं कैरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो लेट्स ये पुराना है, ठीक है, सिंपल RNN है। अब यहाँ पर हम कैरी भी ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड टू दिस पिक्चर एन एडिशनल डेटा फ्लो, उसको हम कैरी कहेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आ गई आपके पास, एक कैरी जो है वो भी ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब तीन चीज़ों की बुनियाद पे कैलकुलेशन हो रही है। RNN में दो चीज़ों की बुनियाद पे कैलकुलेशन हो रही थी, वो दो चीज़ें क्या थी? इनपुट की बुनियाद पे और स्टेट की बुनियाद पे। यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या ऐड हुई है? कैरी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आउटपुट जो है उसकी कैलकुलेशन जो है किस बुनियाद पे हो रही है? इनपुट जो है उसका भी वेट है, स्टेट का भी वेट है और कैरी। तीसरी चीज़ क्या ऐड हुई है? कैरी। इसकी बुनियाद पे जो है ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को हैंडल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैरी के कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस कैरी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास तीन गेट्स हैं, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और राइट गेट, ठीक है। इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और राइट गेट, तीन गेट्स हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी कैरी है ना, कैरी में जो है पास्ट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, बहुत फार पास्ट की, जो बहुत ज़्यादा पास्ट में इंफॉर्मेशन है वो उठ के आ रही होती है। अब आपने क्या करना है, जो पास्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है हर स्टेप में आपने जो है उसमें से कुछ हिस्सा रिटेन रखना है और कुछ हिस्सा जो है भूल जाना है, ठीक है, और कुछ नया हिस्सा डालना है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखें नया जो कैरी हो रहा है वो कैसे आ रहा है, जो पुराना कैरी है उसमें से कुछ हिस्सा भूल जाना है, ठीक है, और कुछ नया हिस्सा याद रखना है, कुछ नया हिस्सा ऐड करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है ना
फॉरगेट की जो वैल्यू है, अगर फॉरगेट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है पुरानी वैल्यू सारी भूल जानी है, ठीक है। फॉरगेट की वैल्यू 1 है तो पुरानी वैल्यू पूरी की पूरी याद रखनी है, और इनपुट की बुनियाद पे कुछ नया जो है, केटी का मतलब है कुछ नई इंफॉर्मेशन, और कितनी इनपुट लेनी है वो आपने जो है आई से डिटरमिन करनी है। तो समराइज करूं तो हमने क्या करना है, एलएसटीएम के अंदर एक एडिशनल हमने कैरी गेट डाल दिया है, जो कि क्या करेगा, एक एडिशनल कैरी डाल दिया है कैरी, और उसको 3 गेट से कंट्रोल हो रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन पुरानी हमने याद रखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन फॉरगेट कर जानी है, ये डिसाइड करेगा फॉरगेट गेट। कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमने डालनी है, कितनी डालनी है और क्या डालनी है इन्फॉर्मेशन, ये किस तरीके से डिसाइड होगा, ये आई से और के से। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सी टी को एफ टी से। इसका मतलब है कि पुराने फ्लो में से कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हमने भूल जाना है और मल्टीप्लाई करना है आई और के को। तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन जो अभी करंट इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन हो किस बुनियाद पे रही है कि आई की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रेनिंग डेटा की बुनियाद पे लर्निंग होगी इसकी, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को हैंडल कर सकेंगे। हम जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो पास्ट की है वो रिटेन रख रहे हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है भूल जा रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन रिटेन रखनी है, क्या भूल जाना है, ये सारी चीज़ें हमारा एलएसटीएम जो है ट्रेनिंग के दौरान लर्न करेगा, ठीक है। तो आप लोग हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है। एलएसटीएम लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को हैंडल करने के लिए क्या करता है, एलएसटीएम जो है आरएनएन के मुकाबले में, आरएनएन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास इनपुट होती है और एक स्टेट। एलएसटीएम एक कैरी लाइन भी होती है उसके अंदर, और कैरी जो है वो 3 गेट से कंट्रोल हो रही होती है। एक गेट बताता है कि पुरानी कौन सी इंफॉर्मेशन भूल जानी है और कितनी पुरानी, कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है, कितनी भूल जानी है। और इनपुट गेट और राइट गेट जो है वो बता रहे होते हैं कि नई इंफॉर्मेशन कौन सी लेनी है और कितनी लेनी है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है। आरएनएन जो है शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जो है ये याद रखता है। तो इसको हम चलाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम जो है देते हैं, जो हमारा पिछला कोड था उसमें हमने सिर्फ ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी देखी थी। लॉस देखें तो लॉस से भी हम जो है यही चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि 4th इपॉक पे हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी तो याद रहेगी ना, शॉर्ट टर्म का तो मसला ही नहीं है कोई। एलएसटीएम शॉर्ट टर्म को भी हैंडल करेगा, लॉन्ग टर्म को भी हैंडल करेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज नहीं है तो आप जो है सिंपल आरएनएन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल आरएनएन हमारे लिए इनफ होगा। कोड हम चला लेते हैं। यही वाला कोड जो है हम एलएसटीएम से आईएमडीबी वाला काम जो है कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है
LSTM के थ्रू देखेंगे हम, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। तो मैं चाहूँगा, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप इसको अपने पास एक दफ़ा चला के देख लें, ठीक है जी। जब तक कि मेरे पास जो है ये रन हो रहा है, तो प्लीज़ रन इट ऑन योर कंप्यूटर्स। ठीक है जनाब, ये टास्क परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज। क्लाइमेट डेटा के ऊपर जो है इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये यहाँ अच्छा पे पड़ी हुई है क्लाइमेट डेटा, अच्छा ठीक है। अच्छा ये सर, एक डाउनलोड जस्ट, कर, जी जी जी, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लें आप। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस डेटा को अगर हम देखना चाहें तो हम पहले थोड़ा सा डेटा को इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं, ठीक है। इस डेटा में पड़ा हुआ क्या है हम ये देखें। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है ना। तो पहले आपने लोकेशन देनी होगी, ये डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। फ़ोल्डर बता दें, तो फ़ोल्डर जो है ये फ़ोल्डर है, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग भी डाउनलोड कर लें, ठीक है जनाब। और इसको जो है आपने या तो फॉरवर्ड स्लैश लगा दें या डबल बैक स्लैश लगा दें, ठीक है। तो पास जो है लिनक्स में प्रोग्रामिंग में ऐसे ही काम करते हैं, हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। तो इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, अभी पिछला कोड ऊपर वाला चल जाए, देन आई विल रन दिस। तो हमने क्या करना है, ये जो डेटा पड़ा हुआ है इसका 2009 से लेकर 2016 तक का डेटा है, क्लाइमेट का डेटा है। हमने ओपन का फंक्शन पढ़ चुके हैं हम पाइथन के अंदर, जिससे हम फाइल ओपन करेंगे और रीड करेंगे। फाइल रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमारे पास जो डेटा आया है, डेटा को जो है लाइंस अलग अलग कर लेंगे। फॉरवर्ड स्लैश लगेगा फुल ऐप में भी ना, प्रोग्रामिंग में फॉरवर्ड स्लैश ही लगेगा, ठीक है। तो ये हम जो है इसको लाइंस को अलग अलग कर लेंगे। पहली लाइन तो हेडर है, उसको हम अलग कर लेंगे, पहली लाइन में हेडिंग होगी। उसके बाद जो बाकी लाइन है उसमें तो सर सारे आप डेटा पड़ा एक्चुअली वेदर फोरकास्ट करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग इस डेटा के हिसाब जी से? जी बिल्कुल, वेदर फोरकास्टिंग करेंगे हम, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर एक डे है, जो मेरे पास डेटा है कंप्लीट डे का पर आवर के हिसाब से, ठीक है सर, और जी जी 24 आवर्स का डेटा है, मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ 25th स्लॉट का या 25th आवर का। जी। तो जो आप भी मुझे बता रहे थे, जो आरएनएन बता रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25th का करना है तो मुझे 24 इनपुट देने देंगे, 25th लूंगा सर, ठीक है सर। अब सुबह 12 से लेकर रात आप को जो 12 है तक। 24 पिछले 24 घंटे का डेटा देंगे LSTM को, उसकी बुनियाद पे जो है वो 25वें घंटे की प्रोडिक्शन कर देगा। ठीक है। और अगर मुझे 27वें घंटे में चाहिए तो मैं फिर क्या 20 रिमेनिंग जो कंपनी 20 मुझे तो 24 ही इनपुट चाहिए, तो मैं 27 के से मेरा मतलब कि 26 से लेकर जो 2 आवर्स है वहां से 24 को कंप्लीट करूँ, और रिमेनिंग डेटा को मैं मतलब कि उसको हाइड कर जी दूंगा या उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप जो है आपने 24 रखा है ना, 24 की बुनियाद पे कर रहे हैं, तो ठीक है 27 पे खड़े हुए तो आप 3 से लेके 27 तक का डेटा आपका होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। और सर ये इसके लिए मैं फिर एलएसटीएम यूज करूं या क्योंकि मुझे पर आवर प्रिडिक्ट करना है, और या फिर मैं इसके लिए आरएनएन यूज करूं? इसमें तो ये है ना कि जैसे 27वें घंटे की प्रेडिक्शन अगर डिपेंड कर रही है पहले घंटे के ऊपर, तो फिर आपको एलएसटीएम यूज़ करना चाहिए। यानी अगर बहुत पास्ट का डेटा है उससे भी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। एक तो ये होता है ना कि आज का मौसम कल पे डिपेंड कर रहा हो सिर्फ, तो फिर तो ठीक आप है। आरएनएन यूज़ कर लें। लेकिन आज का मौसम जो है 3 हफ्ते पहले के मौसम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एलएसटीएम यूज़ करेंगे। ठीक है सर। एलएसटीएम में मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री भी आप उसको देनी पड़ेगी एलएसटीएम में क्यों? हाँ, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को भी वो याद रखता है, देनी तो दोनों में ही पड़ेगी आपको, ठीक लेकिन है। आरएनएन भूल जाता है, ठीक है। अच्छा। आरएनएन में भी तो हमने यहाँ पे पूरा जुमला दिया था ना इसको, जी जी। कितने 100 मेरा ख्याल है हमारा जो था ये 500 लेंथ का जुमला था। अब 500 वर्ड्स में दे रहा हूँ इसको एक जुमले के, लेकिन 500 में से वो कितने याद रख पा रहा है? बहुत सारे भूल जा रहा होगा वो। एलएसटीएम जो है इसके मुकाबले में सबको जो है सबको याद रखने का मतलब ये है कि वो कम से कम डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि मिसाल के तौर पर वर्ब आ गया है या नहीं आया जुमले में अभी तक, ठीक है। ये याद रखना, जुमले में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो किसको रेफर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो याद रख पाता है, स्टेट याद रख पाता है, ठीक है और ना। सर प्रिडिक्शन होराइजन कितना वो कर सकता है? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरी होल वीक की डाटा दे दूं, फॉरकास्टिंग डाटा दे दूं, और मुझे नेक्स्ट डे की चाहिए या नेक्स्ट 2 डेज की चाहिए, जो ये प्रिडिक्शन होराइजन होगा वो कितना एलएसटी में उसके लिए ये तो ठीक है? ये तो आपके डेटा पे डिपेंड करता है ना कि आपने उसको ट्रेनिंग के वक्त कैसा डेटा दिया है। अगर आपने 2 दिन आगे का दिया तो वो 2 दिन आगे की प्रेडिक्शन कर पाएगा। अगर आपने 5 दिन आगे का दिया तो 5 दिन आगे की प्रेडिक्शन कर पाएगा, ठीक है। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आप जिस तरह का डेटा देंगे उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शन में भी उसी हिसाब से प्रेडिक्शन करेगा। अच्छा। और सर मोस्टली एलएसटी यूज होता है, मतलब जनरली दोनों में से अगर हाँ पूछूं बिल्कुल, आपको? मोस्टली आप एलएसटीएम ही यूज़ करेंगे, आरएनएन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है सर। आप ये फॉरकास्ट जो कर रहे हैं ये एग्जाम्पल करें, हमें हो सकता है इससे ज्यादा क्लियर हो जाए जी। ठीक है, अभी करते हैं। ये ज़रा चल जाए पिछला वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइल ओपन की है और फाइल में से डेटा रीड किया है, और फिर हम ये मेरा ख्याल है 88 तक एक्यूरेसी गई है इसकी, जबकि ऊपर जो है 88 तक नहीं गई थी। तो आप देख सकते हैं सेम डेटा है हमारे पास, आरएनएन और एलएसटीएम में फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा है, ठीक है जनाब। वो जो है 84 जो है बेस्ट उसका, 85 तक गया है, लेकिन उसमें जो है फिर वैलिडेशन और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया था, ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा था। तो ये जो है आपको 88 तक मिल रही है आपको ना एक्यूरेसी। तो आप ऑब्वियसली एलएसटीएम आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये डेटा मैंने रीड किया और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा क्या है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें, डेट टाइम पड़ा हुआ है, प्रेशर पड़ा हुआ है, टेम्परेचर है, टी पॉट, पता नहीं बहुत सारे जो है, डी यू, आर एच की वैल्यू। तो ये पूरा जो है वेदर की इंफॉर्मेशन है, जिसमें से हम सारी इंफॉर्मेशन तो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ टेम्परेचर की बुनियाद पे प्रोडिक्शन कराएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे एडवांस यूज़ ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वेदर फोरकास्टिंग हम कर रहे होंगे। इसके लिए हम रिकरेंट ड्रॉप आउट पढ़ेंगे, ये क्या होता है। ड्रॉप आउट हम नॉर्मली यूज़ करते आए हैं, आपको पता है ओवर फिटिंग हो रही होती है तो क्योंकि नेटवर्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हर चीज़ रिमेंबर करना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, रिकरेंट हम ड्रॉप आउट लगाते हैं। ड्रॉप आउट की वजह से जो है उसको हम इंटेंशनली जो है कुछ कनेक्शन स्किप करवाते हैं, उसको इंटेंशनली जो है हम भुलवाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ये जो है
ड्रॉप आउट नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रिकरेंट ड्रॉप आउट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। फिर अभी हमने एक ही LSTM की लेयर लगाई है या एक ही RNN की लेयर लगाई है, यहाँ पे कई LSTM की लेयर्स, कई RNN की लेयर्स लगाई जा सकती हैं। ड्रॉप आउट कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दूं। देखें, ड्रॉप आउट ये होता है जब आप मल्टीपल आपने जो है लेयर्स लगाई न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हो जाते हैं कि नेटवर्क हर चीज़ याद रखना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो ट्रेंड को समझे, वो हर चीज़ जो है मेमोराइज करना शुरू कर देता है। तो एक तरीका तो यह है कि हम नेटवर्क की कैपेसिटी जो है कम कर दें, यानी एक लेयर कम कर दें। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, आप एक लेयर ज़्यादा लगा रहे हैं तो ओवरफिट की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरफिट कर जा रहा है। लेकिन जब आप एक लेयर कम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरफिट कर रहा है। अब क्या किया जाए, यानी एक स्टेप आगे जाते हैं तो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं तो अंडर फिटिंग की तरफ जा रहा है। तो अब हम लेयर कम नहीं कर सकते, न्यूरॉन कम नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें जो है कोई दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ड्रॉप आउट लगा दो। ड्रॉप आउट क्या करता है, वो जो कनेक्शंस होते हैं ना, यानी आपने बोला कि मैं ओवरफिट की तरफ चले जाऊं पहले, यानी इस स्टेप पे आके ओवरफिट कर रहा है, मैं पीछे जाऊंगा तो अंडरफिट कर जाएगा, पीछे तो जा नहीं सकता, आगे चला गया ओवरफिटिंग की तरफ। अब ओवरफिटिंग से उसको थोड़ा सा जो है कैपेसिटी को पीछे करना है। अगर एक लेयर कम कर दें तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, वो अंडरफिटिंग की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे जाके ड्रॉप आउट लगा के हम क्या करेंगे, उसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉप आउट में क्या करता है, जो आपके कनेक्शंस होते हैं, जैसे ये न्यूरल नेटवर्क है, ये एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें से मैं बोलता हूँ यार, ये वाला कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन जो है ना, इसका वेट 0 कर दो। रैंडमली किसी एक या दो कनेक्शन को रैंडमली 0 कर दो। इससे क्या होगा, नेटवर्क की कैपेसिटी, याद करने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक स्टेप आगे चले गए तो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पीछे जा नहीं सकते, पीछे जा रहे हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए जो है हम थोड़ी सी इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे। फाइन ट्यूनिंग से मुराद ये है कि इसको ओवरफिट से बचाने के लिए हम जो है थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी जो है हम इसकी कम करने की कोशिश करेंगे। किसी एक कनेक्शन को, दो कनेक्शन को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, इससे वो दोबारा से बेस्ट फिट की तरफ, यानी आप यूँ समझें कि इसकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, ना ओवर फिट होगा ना अंडर फिट होगा। इसी तरीके से हम रिकरेंट लेयर्स को क्या कर सकेंगे, एक लेयर लगाई थी अभी हमने LSTM की, हम कई लेयर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर अभी हमने देखा है कि हम लेफ़्ट टू राइट जुमला दे रहे हैं ना, जुमला दे रहे हैं वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, यानी LSTM या RNN जो है एक डायरेक्शन में रीडिंग कर रहा है डेटा को। पहले जो है लेफ़्ट मोस्ट डेटा ले रहा है, फिर उसके बाद अगला डेटा, यानी एक जुमला है, जुमला जैसे यहाँ पे रिकरेंट लिखा हुआ है, उसके बाद ड्रॉप आउट रीड करेगा, उसके बाद दिस रीड करेगा, इज स्पेसिफिक, लेफ्ट टू राइट रीडिंग कर रहा है। आप दोनों डायरेक्शन में जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कराएं, दोनों डायरेक्शन में रीडिंग करें, बाय डायरेक्शनल हो, यानी वो लेफ्ट टू राइट भी डिपेंडेंसीज देख रहा हो, राइट टू लेफ्ट भी डिपेंडेंसीज देख रहा हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा को मैंने आपको शो किया, ठीक है। अब इस डेटा को हम तैयार करते हैं। डेटा में से हम अपने काम की चीज़ें निकालते हैं। तो काम की चीज़ें क्या हैं,
पहले जो है मैंने जितनी लाइंस हैं, ठीक है, ये मल्टीपल कॉलम में डेटा मौजूद है, ठीक है ना। एक डेट का कॉलम है, एक प्रेशर का कॉलम है, टेम्परेचर का कॉलम है। जितनी भी हेडर में कॉलम्स हैं उतनी लेंथ की मैंने जो है एक नमपाई की एरे बनाई, उतने बाय उतने की, जितनी लाइनें हैं और हर लाइन में जितने कॉलम है, ठीक है, उतनी का मैंने एरे बनाई, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा, जितनी भी लाइंस है मेरी, मैंने उसके ऊपर इनोमरेट किया। लाइन जितनी भी होंगी उसमें से मुझे दो चीज़ें मिलेंगी इनोमरेट करने से। एक तो मुझे इंडेक्स मिलेगा, पहली लाइन होगी तो 0 मिलेगा, दूसरी लाइन होगी तो 1 मिलेगा, तीसरी लाइन होगी तो 2 मिलेगा, ठीक है। लाइन मिलेंगी मुझे, ये मैं भी बताता हूँ ये 1 क्यों आ रहा है, ठीक है। और हमने क्या करा, यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के ज़रिए हमारे पास लाइन को हमने तोड़ा, ठीक है। ये जो लाइन है ये हर लाइन में डेटा पड़ा हुआ है, मैंने लाइन को स्पेस के हिसाब से स्प्लिट किया है। तो ये आपको पहले डेट मिलेगी, उसके बाद जो है दूसरी रीडिंग मिलेगी, ये रीडिंग्स मिलना शुरू हो गई आपको ना, ठीक है। लाइन को हमने स्प्लिट किया कॉमे के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमे के हिसाब से मौजूद हैं, ठीक है। और सब कुछ कॉमे के हिसाब से, ठीक है। ये डेट है पूरी अलॉन्ग विथ टाइम। उसके बाद जो है प्रेशर है, फिर टेम्परेचर है, टी पॉट है, टी डी यू है, डी यू के टाइम पे, और मुख्तलिफ औकात में जो है टेम्परेचर। तो ये कॉमा से सेपरेटेड है। एक्चुअली हमने जो है ना डेट जो है हमने अपने हमारे काम की नहीं है, तो डेट हटा के हम उसके बाद की चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया हमने, स्लाइसिंग की है। डेट के अलावा जो चीज़ें हैं वो हमने जो है अपनी एरे के अंदर सेव कर लिया। तो ये हमारे पास ये पूरा डेटा जो है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पूरा डेटा जो है आ गया, जिस तरीके से इस फाइल के अंदर मौजूद है उसी तरीके से हमने जो है एरे के अंदर यही डेटा टू डायमेंशनल एरे है, जितनी रॉज है उतने कॉलम्स है। फ़र्क सिर्फ इतना है हमने डेट को छोड़ दिया है। डेट की एक्चुअल वैल्यू हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ये काम का है, ये मेरा ख्याल है कुछ टाइम के बाद, यानी एक एक सेकंड के बाद की अगर रीडिंग है तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले आ रहा है फिर ये बाद में आ रहा है, ये उसके बाद आ रहा है। हमें ये गर्ज नहीं है कि ये एक एक घंटे का डिफरेंस है या एक एक मिनट का डिफरेंस है या एक एक सेकंड का डिफरेंस है। बस हमारे लिए ये पहला डेटा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। इस डेटा को हम प्लॉट कर लेते हैं। जनाब सिर्फ टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं और टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है डेटा के अंदर ट्रेंड मौजूद है, ठीक है। ये टेम्परेचर जो है नीचे से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, डेटा के अंदर ट्रेंड मौजूद है। तो ये टाइम सीरीज डेटा की निशानी होती है, इसमें ट्रेंड मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सही, टाइम वेरी जो है वो बाय डिफॉल्ट खुद ले रहा है ग्राफ। नहीं हमने नंबर दे दिया ना 1 2 3, ये हमने अच्छा, रेंज लगा के जितना भी डेटा है उसको हमने 1 2 3 नंबर दे दिया है, ठीक है। ठीक है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है टाइम एक्चुअली है क्या, 12:30 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, हम तो नंबर थे ना कि ये पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम है, तीसरा टाइम है, जी जी। हम सिर्फ इस हिसाब से देखते हैं, ठीक है।
और सर अगर मुझे पूरी इस डेटा से एक डेट की वैल्यू चाहिए, आई मीन टाइम की वैल्यू चाहिए, और दूसरी अगर मुझे कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, उसी हिसाब से भी उन दोनों को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आपने पाइथन में जो जी बुनियादी जी जी। स्किल्स पढ़ी हैं उसको जी जी इस्तेमाल सर। करते हुए आप कर लें। जी जी। ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम 10 दिन का टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर जो है हर 10 मिनट के बाद का है। ठीक है, तो एक दिन में कितनी एंट्रीज होंगी? 144। ठीक है, 10-10 मिनट बाद का डेटा है तो एक दिन में 144 एंट्रीज होंगी, और 1 दिन में 144 होंगी और उसको ज़रब दे दो 10 से, तो 10 दिन में 1440 हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे 10 दिन का प्लॉट आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये 10 दिन का डेटा आ गया, तो इसमें भी आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम जो है हमें जो डेटा दिया हुआ है, हम जो है कुछ स्टेप पीछे जाके जो है, मिसाल के तौर पर पिछले 5 दिन का डेटा उठा के हम जो है आगे की फ्यूचर की प्रोडिक्शन करेंगे, यानी अगले 24 घंटे बाद जो है क्या टेम्परेचर होगा 24 घंटे बाद का। ठीक है, और हमारे पास जो है 10-10 मिनट बाद का डेटा आ रहा है। ऑब्जर्वेशन विल बी सैम्पल्ड एट 1 डेटा पॉइंट पर आवर। हम जो है 1 घंटे में हमारे पास तकरीबन 6 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। ठीक है, लेकिन हम उन 6 को नहीं लेंगे। 1 घंटे में 6 ऑब्जर्वेशन हैं, उसमें से हम जो है सिर्फ एक को लेंगे, 1 डेटा पॉइंट पर आवर लेंगे। ठीक है, यानी हर 6 में से हम एक वैल्यू को उठाएंगे, तो स्टेप हमारा 6 है। यानी इसमें जो हमारे पास ये 10-10 मिनट बाद का डेटा आ रहा है, मैंने पहला डेटा उठाया, अब मैं दूसरा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 मिनट बाद का है। अब मैं 1 घंटे बाद का डेटा उठा रहा हूँ, तो मैं 6 स्टेप आगे बढ़ के फिर मैं डेटा उठाऊँगा। ठीक है, और पिछले 5 दिन पहले का डेटा जो है मैं, यानी जैसे आपने क्वेश्चन किया था ना सोहेल अभी, कि जो है अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पिछले 5 दिन का पूरा डेटा मैं रखूँगा अपने पास, और ये आपने जो क्वेश्चन किया था कि 27 घंटे का मैं डेटा रखना चाह रहा हूँ या 24 घंटे का डेटा रखना चाह रहा हूँ, और फिर मैं कितने आगे की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं अगले 24 घंटे बाद की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल अभी की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसके अगले 24 घंटे बाद की प्रेडिक्शन करूँगा। तो डेटा हमें जो है उसी हिसाब से रखना होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, डेटा में से मीन को माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, तो इसको नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, डेटा को जनरेट कराना है। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये वही काम है जो मैंने अभी समझाया है आपको, कि आपने क्या करना है, पिछले 5 दिन पीछे का डेटा। ठीक है, और उसके बाद जो है मुझे अगले 24 घंटे बाद का डेटा चाहिए। तो 24 घंटे बाद का मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, के बाद का मतलब हो गया 144 का डिले होगा। ठीक है, 1 घंटे में 12 एंट्रीज होंगी, सॉरी 6 होंगी ना, 10-10 मिनट के हिसाब से। तो 1 घंटे में 6 और 24 घंटे होते हैं, तो 24 ज़रब 6, तो 24 घंटे आगे जाना है तो आपको इसमें से 144 एंट्रियाँ छोड़नी पड़ेंगी। 1 घंटे में 6 एंट्रियाँ हो रही हैं, 24 घंटे में 144, तो अभी अगर आप खड़े हुए और 24 घंटे आगे जाना है तो 144 लाइन आगे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना,
अब हम क्या करते हैं सर वो तो प्रिडिक्ट करके बताएगा ना, हम क्यों, मैं मतलब हम तो, हमें तो डेटा देना है, उसके बाद हमें एग्जैक्टली जो है हाँ ना वो। नहीं, तो डेटा आप उसी हिसाब से दोगे ना, जो मैंने आपको बताया था कि आप एक्स में क्या रखोगे, अभी का डेटा रखोगे, वाई में क्या रखोगे, 24 घंटे आगे का डेटा रखोगे ना, जब भी तो जी जी बताएगा सर, वो। ठीक है ठीक है, सर। उसको बताना पड़ेगा ना कि 24 घंटे आगे का आंसर ये आ रहा है, वो लर्न कर जाए उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसको जो है कॉपी करके, तो हमें जो है डेटा तैयार करना पड़ेगा उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने एक बिल्कुल जनरल फंक्शन बना दिया है जो डेटा को उसके हिसाब से तैयार करेगा। चलिए, सर नोमान, ये थोड़ी सी बात एक्चुअली क्लियर नहीं है, जो ये 144 जो पॉइंट्स को छोड़कर हमें नेक्स्ट प्रिडिक्ट करेगा, हम मॉडल को देंगे सर, ऐसा कुछ थोड़ा सा ये इसको रिपीट कीजिएगा सर। हाँ देखें, हमें क्या करना है, हमें 5 दिन, अभी मैं अभी जिस टाइम पे खड़ा हुआ हूँ, जी ठीक है, सर। उससे मुझे 5 दिन पहले का डेटा चाहिए। तो 5 दिन पहले का डेटा का मतलब हो गया कि एक दिन में 144 है, तो 5 दिन में कितने होंगे, वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक ठीक है है। ना, ये आ गया 720। ठीक है, और 24 घंटे आगे का डेटा भी तो मुझे देना होगा ना। 5 दिन पहले का डेटा मैं एक्स के तौर पे दूंगा, और वाई के तौर पे क्या दूंगा, 24 घंटे आगे का डेटा। जो मुझे ठीक है, चाहिए। ये दोनों मुझे देने होंगे ना पहले, ट्रेनिंग ठीक के है। दौरान तो देने पड़ेंगे ना। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पिछले 5 दिन का डेटा दूंगा उसको, तो वो 24 घंटे आगे का डेटा बता रहा होगा। जी सर। जिस तरीके से मैं एक्स और वाई सेट करूंगा उसी तरीके से जो है ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। वैसे सर ये जो मॉडल होते हैं, जब हम कोई इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी प्रेडिक्शन मॉडल, तो उसमें जो है ना सर, और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि शेडो हो गया, या जैसे कोई जी डस्ट जी वगैरह होती है, तो बिल्कुल उनको फिर ये बिल्कुल। मॉडल कंसीडर करते हैं सर, कैसे करते हैं प्रेडिक्शन के टाइम? उसमें फिर आप सारी चीज़ें दोगे ना, अभी तो हम सिर्फ एक ही कॉलम दे रहे हैं टेम्परेचर ना, तो फिर आप जी पूरी जी। एरे दोगे प्रोडिक्शन के टाइम पे, वैसे ही बिल्कुल यही चीज़ होगी, बस एरे आएगा आपके पास ना। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये सिर्फ पास का टेम्परेचर अभी हम ले रहे हैं ना। जी जी तो सर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके साथ, ये इसको कॉल करते हुए भी जो है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है 5 दिन, 5 डेज। ठीक है, और हमने स्टेप क्या रखना है, आवरली डेटा हमने लेना है। ठीक है, हम हर 10 सेकंड का डेटा नहीं ले रहे हैं, आवरली डेटा ले रहे हैं, और ये 24 आवर्स आगे का डेटा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बैच साइज हम जो बैच की फॉर्म में देंगे। ठीक है, अब ट्रेनिंग जनरेटर मैंने बनाया। जनरेटर जो है आप लोग पढ़ चुके हैं इमेज डेटा जनरेटर में। तो जनरेटर क्या करता है, यील्ड करने के बाद जो है रुक जाता है, फिर दोबारा से कॉल करते हैं तो जहाँ पे रुका था उसके आगे से कंटिन्यू करता है। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो डेटा है जो मैंने ऊपर लोड किया हुआ है, यहाँ पे मैंने जो डेटा लोड किया है, ठीक है, जिसको नॉर्मलाइज भी कर दिया है मैंने, उसमें जो है मैंने बोला कि मुझे 0 से लेके 2 लाख तक, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए मुझे डेटा चाहिए। और मैंने कहा इसको शफल भी कर देना डेटा को। ठीक है, उसकी
उसकी शफलिंग भी कर दो। और स्टेप का मतलब है 6 घंटे, सॉरी घंटे, एक एक घंटे के बाद 6 के स्टेप से, यानी हर 10 मिनट के बाद मुझे डेटा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पूरे घंटे के बाद चाहिए। तो एक ऑब्जर्वेशन लेने के बाद अगली ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी मुझे, बल्कि 6 आगे की ऑब्जर्वेशन लेनी है और बैक साइड की। अब ये कोड देख लेते हैं। इस कोड में बस कुछ भी नहीं है, कोई नई नॉलेज नहीं है, पाइथन की स्किल्स इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, इसमें जो है पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है ये हमारा डेटा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी डेटा है हमारे पास, numpy डॉट ज़ीरोस, हमने जो है numpy की एरे बनाई है, ठीक है। और जितनी भी रॉज हैं उसमें से हमारे पास जो है सारी रॉज हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जो है 6 के हिसाब से रॉज चाहिए, तो ये स्टेप साइज दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है मैं फिर शुरू से बता देता हूँ। एक्चुअली जब मैं डेटा उठा रहा हूँ, मेरे पास मिसाल के तौर पर 25,000 रिकॉर्ड्स हैं और मैंने बोला 6,000 रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। तो पहले तो मुझे 6 मिल गए, फिर 12 पे पहुंच गया मैं, फिर 18 पे पहुंचा, फिर 24 पे पहुंचा। 24 के बाद अब मेरे पास 25,000 रिकॉर्ड है, तो 24 से मैं 30 पे तो नहीं जा सकता। 25,000 रिकॉर्ड है तो 24 से लेके 25 तक का जितना थोड़ा बहुत डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से मुझे चेक करना पड़ेगा। और मैक्सिमम इंडेक्स जो है मैंने वो भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक किया है कि अगर जो है मैं उस मैक्सिमम इंडेक्स को क्रॉस कर ले रहा हूँ तो मैं पूरा डेटा नहीं उठा सकता, मुझे जितना डेटा मिल रहा है मुझे वो उठा लेना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर यूज़र ने नहीं बताया कि कितना डेटा मुझे चाहिए तो पूरा डेटा उठा लो, ठीक है। राइट। मिनिमम इंडेक्स क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये डिले क्यों माइनस किया गया है इसके बारे में कोई बता सकता है? डिले क्यों माइनस किया गया है? मैक्सिमम इंडेक्स जो है जहाँ तक के जा सकता है, वो उसमें से डिले को माइनस करने का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और मैं 10 स्टेप आगे की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है मैं 90 तक जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 90 पे पहुँचूंगा तो मैं 100 की प्रेडिक्शन कर सकूँगा, 80 पे होऊंगा तो 90 की कर सकूँगा। तो जो डिले है, डिले बता रहा है कि कितने आगे की प्रेडिक्शन करनी है। तो मेरा डेटा जब मैं सेट करूँगा तो मैं 0 से लेके 90 तक का डेटा तो उठा सकता हूँ, ठीक है। 0 की बुनियाद पे मैं 11 की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, 10 आगे की। 1 की बुनियाद पे 12 की कर सकता हूँ, 10 की बुनियाद पे मैं 20 की कर सकता हूँ, 20 की बुनियाद पे 30 की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, 30 की बुनियाद पे 40 की कर सकता हूँ, लेकिन 90 पे मैं 100 की कर सकता हूँ, लेकिन 90 से आगे का डेटा मैं नहीं रख सकता एक्स में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यस सर, लेकिन मैक्सिमम, सर हाँ, मैक्स जो इंडेक्स है वो 100 है, लेकिन डिले अगर फॉर एग्जाम्पल 10 का आ रहा है तो ये अब भी 99 तक जाएगा सर? 99 की बुनियाद पे आप 109 तक की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? नहीं कर सके एग्जैक्टली। तो इसी वजह से ये माइनस कर रहा है ना। माइनस क्यों कर रहा है? मैक्सिमम आप 90 तक जा सकते हो, एक्स में जो वैल्यू डाल सकते हो 90 तक डाल सकते हो, उसकी बुनियाद पे आप 100 की प्रेडिक्शन वाई में तो डालोगे, ठीक है। 89 की प्रोडिक्शन जो है आप 99 पे करोगे एक्स में, लेकिन जो है आप 90 तक जाओगे। तो इस वजह से जो है ये मैक्सिमम इंडेक्स जो है ये डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और सर इसी, मैक्स जो इंडेक्स है वो 100 तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो -1 भी हो रहा है उसके साथ सर, हाँ, तो 99 तक जाएगा। 89 तक, 89 तक। 89 तक, सॉरी सॉरी 89 तक, जी जी। हाँ, वो इस वजह से जाएगा क्योंकि जीरो बेस्ड होता है ना ये। जी जी, 0 से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से, जी जी, वैल्यूज 90 होंगी जी।
और अच्छा यही चीज़ जो है मिनिमम के लिए भी होगी। जो आई की वैल्यू निकल कर आ रही है मिनिमम में क्यों होगी, क्योंकि आप पास्ट का डेटा भी रख रहे हो ना, तो आप जो है 5 दिन पहले का रख रहे हो, ठीक है। तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 में आपको 5 दिन आगे से स्टार्ट करोगे, जब भी आप 5 दिन पहले का डेटा डाल सकोगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। अब उसके बाद अगर डेटा को शफल करना है तो डेटा को शफल कर दो, ठीक है। डेटा की शफलिंग आपने कर दी, ये आपने जो है रैंडम नंबर जनरेट कराए हैं, जिसकी बुनियाद पे आप क्या करोगे, डेटा को शफल करोगे। ये इतने सारे आपने रैंडम नंबर जनरेट करा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक किया है आपने, यहाँ पे आपने ये चेक किया है कि अगर आप बिल्कुल आखिर में पहुँच गए हो, जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आपके पास 25,000 रिकॉर्ड है और आप 6-6 का बैच बना रहे हो, तो 24 पे पहुंचने के बाद आप 30 तक नहीं जा सकते 24 से, जितना बच जाएगा। तो यहाँ पे यही चेक कर रहा है, अगर मैक्सिमम इंडेक्स क्रॉस हो जा रहा है बैच साइज डालने के बाद, अगर आई की वैल्यू जो है बढ़ाने के बाद आप क्रॉस कर जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू है प्लस लुक बैक आप डाल के जितना भी डेटा बन रहा है उतना डेटा उठा लोगे आप, ठीक है। ये आपने जो है एक एरे बनाई नंपाई की, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक एरे बनाई, और एरे बना के जो है आपने जो डेटा है, डेटा में से आपने वो इंफॉर्मेशन उठा ली, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, सारी रॉज जो है आपकी, उसकी इंडेक्सेस कैलकुलेट किया आपने। वो इंडेक्सेस क्या होंगे, ये जो आपके पास ये एक एरे में स्टोर होगा ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से आपने जो है रॉज उठानी है, तो रॉज कितनी उठाओगे आप, आपने जो है रॉज जे माइनस लुक बैक से लेके रॉज जे तक, ठीक है। यानी ये अराउंड 6 कितना, होंगे सर, हाँ अराउंड 6 पर आवर। ये लुक बैक की वैल्यू जो है हमारे पास अभी कितनी है, हम पिछले 5 दिन का डेटा रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है रॉज में क्या बनाया है, एक रैंडम नंबर जनरेट कराए हैं, या तो रैंडम नंबर जनरेट करा लो, ठीक है, रैंडमली डेटा चाहिए, या अगर आपको तरतीब में डेटा चाहिए तो आपने जो है एक से लेके जितनी रॉज चाहिए आपको उतने नंबर आपने जनरेट करा दिए, ठीक है। आई से लेके, मिसाल के तौर पर जब ये पहली दफ़ा जब जनरेटर कॉल होगा तो एक से लेके जितने बैच है, जितने का मिसाल के तौर पर कितने का बैच है आपका, 128 का, तो 1 से लेके 128 तक के नंबर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगली दफ़ा जब चलेगा आई की वैल्यू जो है आगे बढ़ चुकी होगी, तो 129 से लेके 256 तक चलेगा। तीसरी दफ़ा जब चलेगा, ये जनरेटर जो है ना जब भी चलता है तो ये जहाँ पे रुका था ना पिछली दफ़ा उससे आगे से चलेगा, तो ये उतनी रॉज जो है जनरेट होंगी, तो उतनी रॉज जो है यहाँ पे उठा रहा है, ठीक है। तो ये आपने जो भी नंबर दिया होगा, जो भी बैच साइज दिया होगा उतनी रॉज जो है ये उठाएगा यहाँ पे, ठीक है। रॉज जे माइनस लुक बैक से लेके, यानी इसको अगर मिसाल के तौर पर 128 का बैच बनाना है तो 128 का बैच बनाएगा, लेकिन ये जाएगा पिछले 5 दिन पहले, ठीक है। लुक बैक करने का मतलब ये है जो भी उसको रॉज चाहिए उससे 5 दिन पहले जाएगा, वहां से लेके रॉज जे तक आएगा, ठीक है। और गैप कितने कितने का रखेगा, स्टेप साइज। रेंज का फंक्शन जो है आपको पता है ना, रेंज का फंक्शन जो है जी सर। स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज आप बताते हो, ठीक है। जी जी स्टार्ट सर। कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और स्टेप साइज। तो ये पाइथन की स्किल्स इसको चाहिए, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये डेटा जनरेट हो जाएगा 12 जी जी नंबर, सर। डेटा की लॉजिक भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। असल काम तो हमारा जो है क्या करना है, हमने LSTM को इस्तेमाल करना सीखना है। तो हमारे पास डेटा जनरेट हो गया, इसी तरीके से वैलिडेशन डेटा जनरेट करा लेंगे आप, ठीक है।
और उसके बाद जो वैसे है सर जब ये स्टेप्स 6 के बाद एक और मेरा मतलब वैल्यू हम 6 लेंगे पर आवर के हिसाब से, तो अगर फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटी हो जा सके, अगर बीच में कोई ऐसी बड़ी वैल्यू मिस हो जाती है इन केस, तो हो सकता है कि प्रेडिक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा सर, पर एक एज्यूम हाँ, कर रहे फिर हैं सर। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको डेटा को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अलाइनमेंट आउट हो जाएगी ना फिर, यानी जो है 10-10 मिनट का डेटा था, लेकिन जो है वो 10 मिनट बाद का डेटा मिसिंग है, तो फिर 20 मिनट बाद का आ जाएगा। फिर आवर की जो बाउंड्री होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी ना, तो अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। तो उसके लिए आप पहले चेक कर लें, अगर मिसिंग वैल्यू है तो, अगर कोई रिकॉर्ड मिसिंग है तो उसकी जगह पे आप कोई नल वैल्यू डाल दें या कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल के डेटा की अलाइनमेंट प्रॉपर कर लें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास जो है 3 लाख रिकॉर्ड्स है, जिसमें से 2 लाख ट्रेनिंग के लिए हैं, तो बाकी बच गए 1 लाख तकरीबन, माइनस लुक बैक को भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैलिडेशन के स्टेप्स हो गए और टेस्टिंग के स्टेप्स हो गए। इसके बाद जो है हमने अच्छा, मैं इसको एल स्कीम के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि सर ये यहाँ पे एल स्कीम, आरएनए अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हम 5 दिन की डेटा ले रहे हैं प्रीवियस की, इस वजह से जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरएनएन अच्छा काम नहीं करेगा। तो हम जो है, अच्छा, जिस तरीके से एलएसटीएम है उसी तरीके से जीआरयू जो है ना, वो भी जो है तकरीबन वैसे ही काम करता है, गेटेड रिकरेंट यूनिट कहते हैं। तो ये भी जो है जिस तरीके से एलएसटीएम है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है, जीआरयू भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने सीक्वेंशियल लगाया, जीआरयू की लेयर लगा दी, यहाँ पे एलएसटीएम भी यूज़ कर सकते थे आप, वैसे ही काम करेगा। और बाकी हमने वही किया है, फिट कराया इसको। तो ये जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई इसकी। जी सर वैसे रियल टाइम में चलो अभी इसी होने दे रहे, और रियल टाइम में जब हम फॉर एग्जांपल अगर एलएसटीएम यूज करते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा और दूसरे फैक्टर्स होंगे वो ज्यादा होंगे आरएनए से सर, क्योंकि वो टाइम लॉन्ग टर्म की प्रोटेक्शन करेगा। तो नहीं आरएनए का एक, भी एक अपना फायदा होगा सर, और एलएसटीएम का भी अपना फायदा होगा, डिपेंड अपॉन दी हाँ क्या नहीं, लेकिन सिनेरियो। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं। जो ट्रेनिंग होती है ना, वो तो एक दफ़ा आप लैब में करा लेते हो, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मॉडल तैयार हो गया, प्रिडिक्शन में टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ जी ट्रेनिंग हो रही है ना, ट्रेनिंग में टाइम लग रहा है, जी जी सर। हफ्ता भी लग सकता है, हफ्ते भी लग जाता है अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है। तो आपकी बात सही है अपनी जगह पे कि रियल टाइम में जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ख़ास तौर पर जब हम इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं ना। तो इमेज प्रोसेसिंग के हमारे पास मॉडल्स हैं, जो कि मिसाल के तौर पर आपने हेलमेट डिटेक्ट करना है, गाड़ी जा रही है सामने, कैमरे से पिक्चर आ रही है, तो इमेज जो है उसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास योलो वगैरह जो हम इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे, तो उसमें टाइम भी देखा जाता है कि ये कितना टाइम लगा रहा है। अगर एक बंदा जो है हेलमेट पहन के गुजर गया और 1 घंटे बाद जाके डिटेक्ट हो रहा है, वो तो काम का नहीं है ना। आपकी जी जी बात सर। सही है अपनी जगह पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी सही बात है, यहाँ पे भी ज़रूरत तो है कि टाइम कम से कम लगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और ये ट्रेनिंग चल रही है, ये टाइम लगेगी ट्रेनिंग में, तो इस वजह से हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह फिर जो है अगली क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, बस क्या कहते हैं, तो आपसे मैं, अगर आप रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तो मैं एक और थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। जी जी।